नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यूपी उपचुनाव का चौसर। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1.5 घंटे तक एक बैठक चली। पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा है। इसके साथ ही आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की एक तरह से लॉटरी सी लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की इस अहम बैठक में सभी 10 सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें से एक सीट आरएलडी के खाते में जा सकी है। इतनी ही लॉटरी लगी है उनकी। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप 3 नामों का पैनल लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचा था, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया, नाम फाइनल किए गए। मतलब साफ है कि बीजेपी यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा। तो अब बात आई संजय निषाद की पार्टी की। संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी मांग को ही खारिज कर दिया गया है। वहीं अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी से मिलेंगे और मीरापुर सीट को लेकर बातचीत होगी। बीजेपी की इस बैठक में लगभग सभी सीटों पर नामों पर सहमति बन गई है। बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। इस बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सियासी तापमान अब बढ़ने लगा है। सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद अपनी ही धुन में 10 में से 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस के सुर अब नरम नजर आए। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को तैयार है। 10 सीटों के उपचुनाव में किस दल का क्या दांव पर लगा है, यह भी अब एक बड़ा सवाल है। यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तक राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं बीजेपी का कारवा 33 सीटों पर थम गया था। ऐसे में अब सपा के सामने यह साबित करने की भी चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे महज तुक्का नहीं थे। वहीं बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर उपचुनावों में इसका बदला लेने की है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी उपचुनाव वाली सीटों पर रैलियां कर रहे हैं। बड़े नेता और यूपी सरकार के मंत्री लगातार इन सीटों के दौरे कर रहे हैं। इन उपचुनावों में एक लड़ाई जननेता यानी जनता के बीच लोकप्रियता के मोर्चे पर भी है। तमाम सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव खुद की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के लिटमस टेस्ट की तरह भी साबित होगा। वहीं सपा की कोशिश उपचुनावों में अधिक से अधिक सीटें जीतकर अखिलेश यादव के पक्ष में नैरेटिव सेट करने की है। बसपा के सामने हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों में 0 पर सिमटने के बाद यह साबित करने की चुनौती है कि मायावती यूपी की सियासत में क्या अब भी प्रासंगिक है।
और इस बीच इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाहें इन 10 सीटों पर टिकी हुई है जहां उपचुनाव होने हैं। ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन निगाहें सबकी इसी पर है। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ी हैं, तो वहीं उमा शंकर पांडे बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तरफ से जुड़े हैं। रत्नेश मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि हालिया नतीजे आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, तो डॉक्टर उमा शंकर पांडे साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। कांग्रेस को एक जबरदस्त झटका लगा है हरियाणा में, ये तो आप सभी मानते हैं और अब जानते भी हैं। ऐसे में उसके बाद के समीकरण क्या होंगे? आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके बाद महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है। क्या आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जीती हुई बाजी हार गए? ये पहला सवाल है, इसका एक संक्षिप्त जवाब दीजिएगा क्योंकि आज की चर्चा हम यूपी के लिए कर रहे हैं और इसी के नाते अब यूपी में समाजवादी के पार्टी के साथ आपके गठबंधन को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है? नहीं जी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। पार्टी की पूरी तैयारी थी और इसीलिए पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीटों के हिसाब से महज 1,18,000 वोटों का अंतर होने के बावजूद भी हम 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव हारे। 22,700 वोट के अंतर पे हम 9 सीटें हार गए। यानी कि अगर हमारे पास 22,700 वोट हम और पाए होते तो निश्चित रूप से सरकार हमारी होती। एक सीट तो हम महज 31 वोट से हार गए, एक सीट 610 वोटों से हारे हैं। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे वोट के अंतर से जो सीटें हम हारे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है और पार्टी ने कमेटी बना रखी है और उस पे हम मंथन कर रहे हैं कि क्या कारण रहे कि हरियाणा, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सरकार आने की पूर्ण संभावना थी और हम सब लोग ये मान के चल रहे थे, आखिर ऐसे क्या कारण बने कि हम ये स्टेट जीत नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। तमाम तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए वो रिपोर्ट जब आ जाएगी तब आप हम उसमें मिलकर बैठकर बातचीत कर लेंगे। अब आप यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी आ जाइए क्योंकि अब प्रतिष्ठा और साख की लड़ाई सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी, एसपी के लिए भी। और कांग्रेस कितनी सीटों पर अब चुनाव लड़ पाएगी इन 10 में से? देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में हमको उन्होंने समर्थन दिया था, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों की विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से उस पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इसी बात को कहा है और बहुत जल्द ही हमारा सीटों का बंटवारा हो जाएगा और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे लोगों को जो झूठ और नफरत की दुकान चला रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनको सफल हराने में लोकसभा चुनावों की तरह ही सफल होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसी तरीके से इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता प्रेम, भाईचारा और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का संदेश देने का काम करेगी। तो फिर एक अहम सवाल यह भी बनता है पांडे साहब कि क्या अब आप आने वाले विधानसभा उपचुनावों में छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नाम भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब आपके खाते में जो आएगा उसे स्वीकार करना ही क्या आपके लिए अब आगे का रास्ता है, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, इसमें भी कोई नेगोशिएशन हम कर पाएंगे? छोटा भाई और बड़ा भाई ये मीडिया के द्वारा बनाया हुआ एक सूत्र वाक्य है। नहीं, मैं नेशनल इलेक्शंस की बात करता तो बेशक आपको बड़ा भाई बोलता, लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो सर ये कहना अप्रासंगिक होगा क्या? आपको कोई ऐतराज है तो जरूर जाहिर कीजिए।
मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मीडिया के द्वारा बनाया हुआ एक सूत्र वाक्य है। क्यों बना है, क्यों बनाया गया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ओके। लेकिन मैंने आपसे कहा, आप शायद उस बात को समझ नहीं पाए कि हरियाणा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने बगैर किसी सीट के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, जिसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमसे बेहतर स्थिति में है। तो निश्चित रूप से 10 में से 5 सीटें उनके पास थी, 5 सीटों पर एनडीए अलायंस था, तो निश्चित हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, तो निश्चित रूप से उनका शेयर ज्यादा बनता है। तो इसमें छोटे और बड़े भाई जैसा कोई शब्द नहीं है। इसमें स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था और वो लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास चूंकि कोई सीट नहीं है, इसलिए वो कम सीटों पर लड़ेंगे, तो वो लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप सीटों के समीकरण पे आए तो अब तो मैं सीधे रत्नेश मिश्रा साहब के पास ही जाऊंगा। मिश्रा साहब, कॉन्फिडेंस तो आपका हाई हुआ ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब चूंकि पांडे साहब ने सीटों की बात की तो सीटों की बात से एक बात मुझे भी ध्यान आ गई। आपने तो निषाद साहब का चैप्टर ही क्लोज कर दिया साहब। कम से कम एक सीट पे तो विधायक थे उनके, अब तो एक भी सीट आप उनको नहीं दीजिएगा। राष्ट्रीय लोकदल को 1 दे दिया, 9 पे आप ही चुनाव लड़ेंगे। बल्ले बल्ले, तमाम क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी में समाहित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मिश्रा साहब, आप आने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि यह किला आप भेद पाएंगे अब? कुणाल जी, आपको और दोनों साथी प्रवक्ताओं को और देश की जनता को, आपके प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक मुद्दा विधानसभा उपचुनाव का है, तो देखिए, विधानसभा का उपचुनाव का जो हमारा मुद्दा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री के ये बड़ी बात कह दी आपने मिश्रा साहब, क्योंकि चेहरा तो भाई प्रधानमंत्री साहब का ही होता है, नरेंद्र मोदी साहब का। अब क्या उनका भी चेहरा दिखाया जाने लगा? कुणाल जी, मैं 10 सेकंड भी नहीं, बिल्कुल आप टाइम लीजिए ना, लेकिन एक सवाल मन में आया था तो पूछ लिया। नहीं तो सर, अब पता चला गया, क्योंकि मैं रट के नहीं बैठता ना, तो चीजें वो फ्लो में आती है मेरी। ठीक है साहब, तो बताइए। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मेरे पॉइंट्स निकल जाएंगे। ओके सर, बोलिए। अब मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको, दोनों साथी प्रवक्ताओं को, और प्रदेश और देश के जनता को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो विधानसभा के उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं, क्योंकि माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सुरक्षा, संरक्षा और ये विकास, ये हमारे 3 मूल मंत्र हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और अपराधियों के लिए असुरक्षा, भयनाश और अपराधियों का विनाश, ये हमने अपराधियों के लिए अपने क्या कहते हैं, मूल मंत्र बना रखे हैं। अब रही सीटों के बंटवारे की बात, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षा। आरएलडी के पास ऑलरेडी मीरापुर की सीट थी, आरएलडी वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसलिए हम लोगों ने मीरापुर की सीट पर विचार किया है आरएलडी को चुनाव लड़ाने के। बाकी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक सीट पिछली बार कटहरी दी गई थी निषाद समाज पार्टी को, लेकिन निषाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी और हम 9 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव लड़ेंगे। एक चीज मेरे बड़े भाई साहब उमा शंकर पांडे जी ने कही कि इंडिया अलायंस है, तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कुणाल जी इनकी बातों को सुनकर, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से अखिलेश जी के बारे में पूछा जाता है तो वो अखिलेश कह के निकल लेते हैं, और जब ये हरियाणा में पूछा गया तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भैया हमारा अलायंस तो लोकसभा चुनाव के लिए था, प्रदेशों में ऐसा कोई अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उन्होंने कहा कि अखिलेश का कोई यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। तो अखिलेश जी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपमानित किया, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी उस अपमान का बदला लेने के लिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आइए, वहां उनका भी
थोड़ा बहुत प्रभाव है और वहाँ कांग्रेस का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां पर वो कांग्रेस को सीटें देने के मूड में नहीं है। तो सीधा सा एक जवाब है, एक छोटा सा भी व्यक्ति अगर राजनीति को समझता होगा तो वो जान जाएगा। बाकी गोल गोल बातें करके जलेबी बनाना, खैर फैक्ट्री हो तो हरियाणा वाली क्लोज हो गई राहुल गांधी जी की, उसको सीज कर दिया हरियाणा की जनता ने। लेकिन कोई जलेबी लोग अभी भी बना रहे हैं, खैर वो जलेबी तो भाजपा के खाते में चलेगी। हम लोगों ने 8 अक्टूबर को बहुत अच्छी कई प्रकार की इमरती और जलेबी खाई है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने हमें चुनाव जिताया। ठीक है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई, मिश्रा साहब आपने तो बात रख दी, परसेप्शन की लड़ाई आपके लिए भी है, क्योंकि लिटमस टेस्ट अब होगा। अयोध्या, मिल्कीपुर जो सीटों की, खैर आपके पास आएंगे, बहुत देर से पूजा। आपने कुणाल भाई, आपने परसेप्शन की बात नहीं आऊंगा ना, इस परसेप्शन को याद रखिएगा, आपके पास आएंगे। पूजा मिश्रा जी, बहुत देरी से आप इंतजार कर रही हैं और इत्मीनान से आपने दोनों प्रवक्ताओं के बातचीत को भी सुना। ऐसे में बिल्कुल आप राइडिंग सीट पर अब बैठी हुई हैं, क्योंकि 10 में से 5 सीटें आपके पास ऑलरेडी थीं और ऐसे में अब 6 नामों का आपने ऐलान कर दिया है। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव का जादू जो लोकसभा चुनाव में चला था वही अब आने वाले इन 10 सीटों के उपचुनाव पर भी चलेगा? और क्या आपको लगता है कि पिछले बार के परफॉर्मेंस से आप इस बार अपना परफॉर्मेंस सुधारेंगी? पूजा जी, आपको नमस्कार कुणाल जी, और दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए कुणाल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जादू नहीं चला था, वो जनता का जादू चला था। जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि हमने बहुत प्रगति कार्य किया हुआ है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जमीन पे दिखता नहीं है, जमीन पे कार्य नहीं दिखता है। और जनता ने इनको जवाब दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब देने का कार्य किया था कि अगर आप हमारे मुद्दों पर कार्य ना करके आप सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म की राजनीति करोगे, जो 2024 के परिणाम आने के बाद में भाजपा ने और तेजी के साथ में चालू कर दिया हुआ है, तो हम आपको जो है कोई भी सीट देने वाले नहीं है। जो है उत्तर प्रदेश की जनता, अभी बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हाँ, हमारे पास 5 सीटें पहले से थी। और जो है समाजवादी पार्टी, अगर मीरापुर की भी बात कर लेते हैं ना, जहाँ पे आरएलडी लड़ती, तो आरएलडी को जो मीरापुर सीट मिली थी वो कुणाल जी हमारे साथ गठबंधन में रहने के बाद में मिली थी, हमारे साथ गठबंधन में जो चुनाव लड़े थे। और जहां तक बात रही है 10 सीटों की, तो 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस मजबूत है और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दों को उठाते हुए जो है लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी चिंता हो रही थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान की, कि जो है कांग्रेस ने अपमानित कर दिया। मतलब समझ में नहीं आता किस तरीके की चिंता होती है। तो आप तो मौके ढूंढते हैं कि आप अपमान करिए। आपने अभी जो है जेपी जी की जयंती में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो छोड़ ही दीजिए, आपने तो जो है जेपी जी का अपमान कर दिया। आप अपमान करने में तो महारत हासिल कर रखा हुआ है आपने, कि कब जो है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दें। आपके कोई सांसद बैठेंगे, बोल देंगे कि भाई 2014 में भारत आजाद हुआ था, तब आपको नहीं समझ में आता है कि पूरे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सबका अपमान हो रहा है इस वक्त, अगर ये बात कही जा रही है तो अपमान की चिंता आप ना करें। आप इस चीज की चिंता करें कि जो गड्ढों में आपने उत्तर प्रदेश को डाल दिया है, जो दंगों में आपने उत्तर प्रदेश को डाल दिया है, जो महिलाओं को प्रताड़ित कर रखा है, जो छात्रों को आपने सड़कों पे ला दिया है, वो क्या करने जा रहे हैं, वो आपको जवाब देने जा रहे हैं। घटक दल की बात चल रही थी, इन्होंने बोला कि ये तो सिंपल सा दिख रहा है। हाँ, इनके यहाँ भी सिंपल सा दिख रहा है। लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने जो है ओपी राजभर के बेटे को टिकट दिया, संजय निषाद के बेटे को मतलब सीटें दी, और पाया क्या कि परिणाम ये निकल करके आया कुणाल जी कि जो जयंत चौधरी जी को सीटें मिली थी 2 सीटें, वहीं बस जीती। इनके घटक दल में जैसे तैसे जो है अनुप्रिया पटेल जी अपनी 1 सीट बचा पाई। कुल मिलाकर के जो इनके घटक दल से 3 सीटें निकली, वही आरएलडी की अपनी 2 निकल गई और माननीय अनुप्रिया पटेल जी की 1, क्योंकि निषाद जी और ओपी राजभर जी वहां से सीटें नहीं जीत पाए। फिर हम बोले भाई देखो, आपने जो है लोकसभा में आप नहीं निकाल पाए, आप जिम्मेदार हैं, हम आपकी भी सीट नहीं देंगे। मझवा की सीट से जो है संजय निषाद के पार्टी से ही विधायक थे, पर वो सीट भी जो इनको नहीं देनी है। और ये जो 1 सीट दे रहे हैं जो जयंत चौधरी जी को, वो जयंत चौधरी जी को भी 1 सीट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लोकसभा में चुनाव जीते हैं, उनकी जो सीटें उनके पास मिली गई वो जीते, अदरवाइज ये भी ना दे रहे होते हैं। इनका मानना है कि लेन देन बिजनेस करते हैं ना, घटक कोई मुद्दा। पूजा जी आपको, अच्छा नहीं ठीक है समझ गए। पूजा जी आपको एक चीज ये भी लगता है कि राह में कुछ रोड़े भी हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी जो बेसिक तौर पर उपचुनावों में खासी इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, वो भी चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी भी संभवतः चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये जो वोट छिटकेंगे, नुकसान किसका होगा? क्या आपका नुकसान होगा या आप इसे अपने एडवांटेज के तौर पर देखते हैं कि आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने सबको चौंका जरूर दिया है। देखिए कुणाल जी, अगर जो है
जो बहन मायावती जी हैं, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट किया करती थी। मतलब महिला है, मुख्यमंत्री रही, और ऐसा भी नहीं कोई फैमिली बैकग्राउंड रखा था। जैसे ममता बनर्जी जी भी महिला है, मुख्यमंत्री है, कोई फैमिली बैकग्राउंड लेकर के नहीं आते कि कोई राजनीतिक घराने से आ रहे। तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ ऐसी जो फीमेल लीडर्स का। पर मायावती जी के साथ में मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा है, कुछ पंचवर्षियों में ये देखा है कि वो जनहित के मुद्दों पे आती ही नहीं, वो सिर्फ चुनाव में आती हैं। आपने देखा हरियाणा में आपको क्या लगता है कि अब जो मायावती जी का उतने वोट परसेंटेज था जो उनको वोटें मिली? नहीं, उनका वोट परसेंटेज काफी अच्छा रहा करता था। लेकिन अभी जनता क्या है कि ये देखते कि आप उनके लिए कितने खड़े हो, आप उनके लिए कितने कार्य कर रहे हो। जब अगर आप उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हो तो आपको वो वोट नहीं करेंगे। अब चाहे मायावती जी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, मतलब नटशेल में कोई प्रासंगिकता कोई खास है नहीं, है ना? जी बिल्कुल। आप मान लीजिए, जो आप मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं, आप चुनाव के लिए सिर्फ आ जाएंगे कि नहीं, अब चुनाव है, आप मतलब प्रश्न भी उठा रहे हैं तो विपक्ष से, सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। जनता देख रही है कि आप प्रश्न किससे पूछ रहे हो। ओके, जनता समझ गई है, मैं समझ गया आपकी बात। पांडे साहब, अब आपके लिए चुनौतियां क्या है? नए सिरे से अपने फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करने का है, या फिर आपको लगता है कि हरियाणा में देखिए आप हारे जरूर, लेकिन उससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला है, और इस सीख को आगे बढ़ाते हुए क्या आपका अगला ध्येय ये है कि आने वाले जो राज्य हैं उनमें कैसे इस तरह की गुंजाइश ना रह पाए, और जो लिटमस टेस्ट की बात हो रही है उसमें भी आप सफल हो सके? आप कैसे देखते हैं आने वाले अब उपचुनाव और होने वाले चुनावों को? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मनोबल यहाँ से गिराएंगे, और इसके बाद महाराष्ट्र में, झारखंड में, और जो दिल्ली का बाद में चुनाव होने वाला है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया मिलके करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता ने भी बहुत कुछ देखा है। हरियाणा में अगर हम हारे हैं तो निश्चित रूप से जनता ने भी इस बात को समझा है कि आखिर जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी वहां कैसे हारी। इसलिए जो हमारे तंत्र के दुरुपयोग और तमाम तरीके की चीजों का मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, उस पे देश की जनता का भरोसा बढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है निश्चित रूप से उसमें सच्चाई है। हम इलेक्शन कमीशन भी गए हैं, हम माननीय कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे। जिस तरीके का तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, उस पर हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए, वो तो आप बढ़ेंगे, लेकिन अब लगातार चुनाव, पांडे साहब आप लगातार चुनाव मोड में भी रहना है, समस्त पार्टियों को रहना है। मिश्रा साहब, अब आपके लिए भी आपको क्या लगता है कि एक संगठन का भी टेस्ट होगा, एक नैरेटिव का भी टेस्ट होगा, परसेप्शन जिसका आपने जिक्र किया था, आप कुछ कहना चाहते थे, मैं याद दिला देता हूं, उसका भी टेस्ट होगा, ताकि आप ये ना कहें कि फिर मैंने याद न दिलाया। बोलिए मिश्रा साहब। नहीं, देखिए कुणाल जी, परसेप्शन वाली बात आपने सही कही। परसेप्शन तो बदल चुका है प्रदेश की जनता का, क्योंकि परसेप्शन के तहत जिस अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत कर गए और जिस परसेप्शन को कांग्रेस और सपा ने बनाया, उस परसेप्शन को वहां की जनता ने देखा कि वो किस प्रकार एक दलित बच्ची के बलात्कारी का बचाव करते हुए नजर आए। तो दलित और पिछड़े समाज में का ये परसेप्शन टूट गया कि अवधेश प्रसाद उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दूसरा, अजीत प्रसाद जिन्होंने एक संवर्ण लड़के रवि तिवारी का अपहरण किया, उसको जान से मारने की धमकी दी, तो ये भी जो अगड़ा बताते थे, अगड़े का भी परसेप्शन इनको लेकर अयोध्या में टूट चुका है। दूसरा परसेप्शन जो इन्होंने संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर दिखाया, हमारी पिछले 3 से 4 महीनों की सरकार बीत चुकी है केंद्र में और ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, तो ये वाला परसेप्शन भी टूट चुका। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है, कांच की आंधी बार बार नहीं चलती, एक ही बार चलती है। तो ये परसेप्शन का तो गेम क्लोज हो गया। अब समाजवादी पार्टी की हमारी प्रवक्ता बहन ने कहा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, तो भैया हमको जनता ऐसे ही जवाब देते रहे और हम इस जवाब को स्वीकार करेंगे कि हमको देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर भेजे। हमको जितनी सीटें इनका पूरा गठबंधन नहीं जीत पाता, उससे 10 ज्यादा सीटें लोकसभा में हम अकेले जीत कर जाते हैं और हमारे गठबंधन को 293 सीट मिलती है, जो क्लियर कट
मैंडेट देती है। तो नहीं। ये जवाब जनता का हम स्वीकार करते ठीक हैं है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जनता प्रत्येक चुनाव में हमें इसी प्रकार का क्या कहते हैं जवाब ठीक देते है हैं। मिश्रा हमारे साहब, कांग्रेस के लेकिन साथ- ये यूपी एक point है, के बाद। यही यूपी है जिस कॉन्फिडेंस में आप थे लोकसभा चुनाव में, और यही यूपी है जिसने आपको समाजवादी पार्टी से कम सीटें दी थी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातचीत की, लोगों के सामने अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब बात यूपी की हो रही है, क्योंकि यूपी से रास्ता दिल्ली तक जाता है ऐसा सुना जाता था, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत यूपी की होगी, क्योंकि यूपी से ही यूपी का रास्ता निकलेगा। 2027 के चुनावों की बात कर रहा हूं। ये विधानसभा के उपचुनाव कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसके रिजल्ट किस ओर इशारा करेंगे, इस पर तमाम सियासत आगे की जारी रहेगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।